इसका मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्टेड। तो ये दोनों सिंबल्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि इनवर्ड डायरेक्टेड और आउटवर्ड डायरेक्टेड, ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे शो करेंगे डायग्राम में, कंसिडर करें कि ये दो मेटल रेल्स हैं, मेटल की पटड़ियाँ, मेटल रेल्स, और ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस पे पड़ा हुआ है, ये इसकी लेंथ है L फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एंड इसका है A और ये एंड इसका है B, और ये कंडक्टर हम इस डायरेक्शन में किसी ख़ास स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ये कंडक्टर हम इस डायरेक्शन में किसी ख़ास स्पीड V के साथ मूव कर रहे हैं। ये जो हमारे पास मेटल रेल्स हैं, तो यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर भी हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है, इस तरह से। यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर को भी हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है। जिस जगह पे ये अरेंजमेंट मौजूद है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन में भी शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और उसका डायरेक्शन है इनवर्ड, उसका डायरेक्शन है इनवर्ड, इस तरह से। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और यह उसका डायरेक्शन है। तो पहले तो हम ज़रा मोशनल ईएमएफ को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, फिर इसके लिए फर्दर डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे। तो the EMF which induces in a conductor due to its motion in a magnetic field is named as motional EMF। अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हरकत देते हैं, मूव करते हैं, तो उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस हो जाता है सिर्फ और सिर्फ उसकी मोशन की वजह से। तो इसको हमने नाम दिया है मोशनल EMF का। अब हम ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अगर हम मोशनल EMF के आइडिया को समझना चाहते हैं तो हम डायग्राम को रेफ़र करेंगे जिसमें हमने क्या शो किया है। ये रेड कलर की दो मेटल रेल्स हैं और ये ब्लू लाइन जो यहाँ पे है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ को मैंने L शो किया है। V स्पीड से मैं इसको मूव कर रहा हूँ और ये ब्लैक क्रॉसेस ये शो करते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इतने स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जिसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। हम जब इस कंडक्टर को मूव करते हैं तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि डेल्टा t टाइम में ये कंडक्टर यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है और उसने डेल्टा x के बराबर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रेवल किया। तो ये कंडक्टर जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया और डेल्टा x के बराबर डिस्प्लेसमेंट उन मेटल रेल्स पे इसने ट्रेवल किया। तो ये कंडक्टर जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इनवर्ड है और ये कंडक्टर मूव कर रहा है। तो आप बाकायदा देख सकते हैं मेरे इस हाथों के इशारे से भी कि ये कंडक्टर जब मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस पर वेरी कर रहा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेरी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास एक कॉइल या एक कंडक्टर
किसी ऐसी जगह पे हो कि जो फ्लक्स उससे लिंक कर रहा है वो अगर वेरी कर रहा हो किसी भी वजह से, वजह उसने नहीं, वजह कोई भी हो, कॉइल हरकत में हो, कंडक्टर हरकत में हो, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, वजह कोई भी हो। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट शो किया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है और हम उस कंडक्टर को इस तरह से मूव कर रहे हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। तो फैराडे लॉ के मुताबिक इसमें ईएमएफ बनता है और ये है हमारे पास फैराडे लॉ का फार्मूला कि इस फार्मूला के मुताबिक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ पे ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स को। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास करंट किसी भी डायरेक्शन में, अभी हमें करंट के डायरेक्शन का नहीं पता, करंट का डायरेक्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले ज़रा हम मोशनल ईएमएफ को समझ जाएं। तो करंट का जो भी डायरेक्शन है, तो करंट फॉर एग्जांपल की फ्लो के लिए उसके पास ये एक ही टर्न मौजूद है, एक ही क्लोज पाथ उसके लिए मौजूद है। तो फ्रॉम द डायग्राम हमें ये नज़र आ रहा है कि n की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। सो दिस इम्प्लाइज कि ईएमएफ हमारे पास हो जाएगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास इसके बराबर है B इंटू ए के बराबर है। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे जो B है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से हमारा मतलब है, लेकिन जब ये कंडक्टर हम यहाँ से मूव करके इधर तक लाते हैं तो आप देख सकते हैं इतने एरिया के ऊपर ये ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब है वक्त के साथ साथ एरिया चेंज हो रहा है। इस फार्मूला में यहाँ पे जो डेल्टा का साइन है ये चेंज को शो करता है। तो बी में तो वेरिएशन नहीं आ रही, लेकिन कंडक्टर की मोशन की वजह से जो एरिया वो ट्रेवल कर रहा है एरिया के ऊपर, तो वो एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम B को बाहर रख लेंगे और ये डेल्टा का सिंबल हम इस A के साथ लगा लेंगे। डायग्राम से आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये जो एरिया है, ये एरिया हम किस तरह मालूम करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो इस डेल्टा A की जगह, इस डेल्टा A की जगह मैं लिख लूँगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो विड्थ को मैंने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा x और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। फर्दर जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एल बी और ये डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो जिस वेलोसिटी, जिस स्पीड के साथ हम उसको मूव कर रहे हैं, तो डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसकी जगह हम v लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा v b l। यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि मोशनल ईएमएफ इस पर्टिकुलर डायग्राम की मुनासिबत से मोशनल ईएमएफ का हमारे पास यहाँ तक फार्मूला आ गया। एक्सपेरिमेंट से ये बात हमने फिर फर्दर सीखी कि अगर हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर हम इसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल मूव करते हैं, देखें परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो मैक्सिमम ईएमएफ, लेकिन अगर हम इसको कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल मूव करते हैं तो फिर कोई ईएमएफ जो है वो अमल नहीं करता, फिर कोई ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे फर्दर लिखता हूँ, के experimental observations have proved that if we move a conductor perpendicular to the magnetic field, then
maximum EMF induces. सिमिलरली यहाँ पे अभी जो लिखूंगा ये भी एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें पता चला. सिमिलरली if we move a conductor parallel to the magnetic field, then no EMF induces. तो फिर कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा. अगर हम किसी कंडक्टर को, जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और हम कंडक्टर को इस तरह मूव कर रहे हैं, तो इस वक्त कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे ट्रैवलिंग कर रहा है, मूव हो रहा है. लेकिन अगर हम कंडक्टर को इस तरह से मूव करें कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल हो, तो फिर कोई EMF उसमें इंड्यूस नहीं होगा. अब ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे अपने इस इक्वेशन नंबर 2 में इंट्रोड्यूस करेंगे. The above experimental observations can be introduced in equation 2 is. तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी VBL, तो ये तो डेफिनेटली यहाँ तक तो डेरिवेशन आपके पास आ गई है. अब हम यहाँ पे क्या इजाफी चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे? साइन थीटा. स्टूडेंट ना यहाँ पे सवाल करते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा हमने इंट्रोड्यूस किया, इसमें कॉस थीटा क्यों नहीं है, टेंजेंट क्यों नहीं है? तो हम तो बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को देखते हैं और उसी के बेसिस पे हम मैथमेटिक्स से कोई फंक्शन या मैथमेटिक्स से कोई फार्मूला फिर सेलेक्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं. एक्सपेरिमेंट ने कहा कि अगर एंगल 90 है तो मैक्सिमम EMF इफ थीटा इज 90, तो फिर EMF क्या होगा? मैक्सिमम VBL साइन 90. तो आपको पता है कि साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू देता है और वो है 1 के बराबर, तो इस वक्त इसलिए EMF मैक्सिमम है. तो ये हमें सूट करता है. यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ साइन फंक्शन मैच हो रहा है, कॉस फंक्शन cos 90 तो 0 देता है, वो मैच नहीं हो रहा. तो VBL. और इसी तरह अगर हम कंडक्टर को पैरेलल मूव करें जिस वक्त वो 0 डिग्री एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना, तो इस वक्त हमारे पास जो EMF है VBL साइन 0 डिग्री. तो साइन 0 डिग्री से 0 जनरेट होता है, तो उसकी वजह से सब कुछ 0. इसका मतलब है कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा. तो ये है हमारे पास मोशनल EMF का जो टॉपिक है. इसमें हमने क्या किया? एक कंडक्टर को एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में हमने हरकत दी. कंडक्टर की हरकत की वजह से इसमें बिजली जो है वो इंड्यूस हो गई है, EMF जो है इंड्यूस हो गया है. जब इसमें EMF हम जब इसको हरकत देंगे तो उस वक्त ये गिलवानोमीटर हमारे पास डिफ्लेक्शन देगा. गिलवानोमीटर क्यों डिफ्लेक्शन देता है? सिर्फ और सिर्फ करंट की वजह से, कि एक स्मॉल करंट यहाँ पे क्या हो जाता है? इस मोशनल EMF की वजह से इंड्यूस हो जाता है. अब सवाल यहाँ पे ये है कि इंड्यूस EMF की वजह से जो करंट बनता है, उस करंट का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम किस तरह मालूम करेंगे? अच्छा जी, तो इंड्यूस EMF की वजह से जो करंट यहाँ पे बनेगा उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट.
इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक रूल है जो कि फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने हमें एक्सप्लेन करके बताया। तो वो रूल कौन सा है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चैप्टर नंबर 13 में भी आपने एक रूल पढ़ा है और वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल चैप्टर 13 में आप पढ़ चुके हैं। ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने किस मकसद के लिए पढ़ा था कि हम अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। अब इस वक्त क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम उसमें एक कंडक्टर को मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से, यानी उस मोशन की वजह से एक करंट इंड्यूस हो रहा है। हम उस करंट का डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यूज़ करते हैं उस इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करने के लिए। मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि फ़र्ज़ करते हैं ये राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर है, ये राइट हैंड की मिडल फिंगर है और ये राइट हैंड की थंब है। थंब ये फर्स्ट फिंगर और कंसिडर करें कि ये मिडल फिंगर है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरा इसका मतलब राइट हैंड रूल के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर। तो राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट है कि होल्ड द 3 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे शुड मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर। तो ये देखें कौन से 3 फिंगर हैं, ये फर्स्ट फिंगर है, मिडल फिंगर है और थंब। इनको इस तरह से रखें तो ये देखें फर्स्ट फिंगर, ये थंब और ये मिडल फिंगर। तो एडजस्ट द फर्स्ट फिंगर टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर को हम किस डायरेक्शन में रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे। अच्छा जी, थंब को हम शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जिस तरफ उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करता है। तो फिर मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन खुद ब खुद बता देगा। मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन खुद ब खुद बता देगा। ये देखें, होल्ड the 3 fingers of your right hand in such a way that they should make 90 degree angle with each other. Adjust the first finger to represent the direction of magnetic field, thumb to represent the direction of motion, then the middle finger gives you the direction of induced current. अब मैं इस डायग्राम पे ये राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो, कंडक्टर इस तरफ मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। तो ये मिडिल फिंगर आपको करंट का डायरेक्शन दे रहा है। तो इसमें हमारे पास जो करंट का डायरेक्शन होगा इस डायग्राम के मुताबिक वो क्या होगा? बी से ए की तरफ होगा, बी से ए की तरफ होगा। इस डायग्राम के मुताबिक करंट का डायरेक्शन ये होगा। मैं एक दफ़ा फिर राइट हैंड रूल को यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, कंडक्टर को हम उस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो करंट हमारे पास क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो करंट का पाथ इस डायग्राम के मुताबिक करंट का पाथ इस वक्त ये होगा। करंट यहाँ से आएगा इस तरह, ये उसका वो क्लोज पाथ होगा। तो ये है हमारे पास मोशनल ईएमएफ, और मोशनल ईएमएफ की वजह से जो करंट बनता है उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मदद से मालूम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर में जो डिस्कशन है तो उसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन है तो उसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। पहले मैं ज़रा इसकी डिफिनीशन लिख लेता हूँ, फिर डायग्रामेटिकली और जो इसका मैथमेटिकल फार्मूला है वो तमाम चीज़ें भी डिस्कस हो जाएंगी। So the phenomenon
in which